मेरे वालिद साहब एक मिल में मुलाजिम थे। वह सुबह काम पर जाते, सारा दिन वहां पर सख्त मेहनत करते और रात गए घर आते थे, क्योंकि जहां पर हम रहते थे मिल एरिया वहां से काफी दूर था। अब्बा को 2 बसें बदलनी पड़ती थी। इतनी मेहनत के बावजूद काफी उजलत ना मिलती थी। रोटी दाल का खर्चा पूरा ना होता था। हमने कच्ची आबादी में एक छोटा सा घर बना लिया था। इसी में रहते हुए हम शुक्र अदा कर रहे थे। शुक्र है मकान का किराया तो ना देना पड़ता था, वरना ना मालूम के क्या हाल होता हमारा। हम 2 बहनें और 4 भाई थे। मैं सबसे बड़ी होने की वजह से बहन भाइयों को संभालती थी। मेरी माँ को हमें स्कूल भेजने का बहुत शौक था। वह घर पर लोगों के कपड़े सीती थी और हमें स्कूल भेजने के जतन करती थी। माँ किसी के घर नहीं जाती थी। वह बहुत शरीफ औरत थी। उसको सड़क तक का रास्ता नहीं मालूम था। वह कभी घर से निकली ही नहीं थी। मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी। जो भी उसको देखता बस उसका होकर रह जाता था। मगर इतनी खूबसूरत औरत की तकदीर खुदा ने कैसी लिख दी थी। हर वक्त परेशानी उसको घेरे हुए रहती थी। हमारे घर में 3 कमरे थे। 2 कमरे में हम रहते थे और तीसरा कमरा बैठक के तौर पर इस्तेमाल होता था। ये खाली रहता था। एक दिन एक शख्स मेरे वालिद को मिला। उसने बताया कि वह हाल ही में दूसरे देश से आया है। रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। बीवी और 2 बच्चे थे। हंगामे में खत्म हो गए थे। अब इसका कोई नहीं है। अब्बा ने उसकी दुख भरी दास्तान सुनी तो उन्हें उस शख्स से हमदर्दी हो गई। अब्बा ने अपनी बैठक में उस शख्स को मामूली किराए पर रख लिया, जिसका नाम एहसान था। एहसान को रहने का ठिकाना मयस्सर आ गया। वह तो बहुत खुश हुआ और बिजली का काम जानता था। किसी जगह मुलाजमत करता था। उसे काफी पैसा भी मिल जाता। अकेला आदमी था, अच्छा गुजारा हो रहा था। फिर उसने बाजार में एक दुकान किराए पर हासिल कर ली और अपना काम करने लगा। उसकी आमदनी में तरक्की होने लगी। कोई खुशहाल इंसान करीब रहता हो तो उसकी खुशहाली के असरात साथ रहने वाले पर भी मरतब होते हैं, कभी अच्छे और कभी बुरे। एहसान हमारी हमदर्दी करने लगा। अब्बा जान गैरतमंद इंसान थे। वह बड़े हालात में होने के बावजूद भी किसी से भी मदद नहीं लेना गवारा नहीं करते थे। लिहाजा एहसान ने मेरी नानी के जरिए मेरी माँ को रकम और अशिया पहुँचानी शुरू कर दी। उन दिनों हमारी नानी हमारे साथ ही रहती थी। वह एहसान को बहुत अच्छा समझती थी और उस पर एतबार भी करती थी। जाहिरी बात है, जब कोई किसी से कुछ लेता है तो नागवार बातें भी सुनने को मिलती हैं। यही हाल हमारी नानी और अम्मा जान का हुआ। एहसान पानी भरने के बहाने अंदर सहन में आ जाता। माँ और नानी मना न करती थी उसे, क्योंकि उसका एहसान था हमारे ऊपर। लेकिन वह उस वक्त घर के अंदर आता जब अब्बा घर पर ना होते थे। वह काम पर गए होते थे। मैं इन दिनों स्कूल जाती थी और दोपहर 2 बजे घर आती थी। मैं 7वीं में पढ़ रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि माँ और एहसान का सिलसिला कब शुरू हुआ, मगर नानी को सब कुछ मालूम था। फिर भी वह चुप थी। न जाने वह कैसी माँ थी। अब घर का हाल खराब रहने लगा। मैं दोपहर को जब घर आती तो घर बिखरा हुआ मिलता था। खाना भी ठीक से पका ना होता था। स्कूल से आकर मुझे घर का सारा काम भी करना पड़ता था। बहन भाई भी संभालने पड़ते और स्कूल का काम भी करना होता था। मुझ पर मेरी उम्र से ज्यादा भार आने लगा था। उम्र से ज्यादा जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई थी। ये सारा बोझ मेरी माँ और नानी ने डाल दिया। फिर भी मैं ये सब काम अपना फर्ज समझकर करती थी। मुझको ये एहसास ना हुआ कि मुझसे ज्यादती हो रही है। माँ अब साफ रहने लगी थी। वह अच्छे कपड़े पहनती थी। अच्छे कपड़े पहनकर हार सिंगार करके वह अक्सर कहीं चली जाती। नानी अक्सर मुझे कहती, आज बेटा स्कूल से छुट्टी ले ले, तेरी माँ को कहीं जाना है। मैं कहती कि रोज रोज कहाँ जाना है इन्हें, मैं इतनी छुट्टी कब तक करूं और कैसे करूं। ये बात मेरी समझ में ना आती। एहसान कोई खूबसूरत भी ना था। काला सा छोटे से कद का मामूली शक्ल वाला आदमी था और मुझे तो बिल्कुल भी पसंद ना था। मेरी माँ उसके लिए अच्छा सा खाना निकाल कर पहले से छिपा लेती। मैं उन सब बातों को नोट करती थी और सोचती थी कि माँ और नानी ये सब गुर्बत की वजह से करती थी। ये सिलसिला 1 साल तक यूं ही चला। मेरे बाप को इन मामलात की कुछ खबर ना हो सकी। वह बेचारे तो सुबह के 11 बजे जाते और रात को 11 बजे लौटते थे। वो भी थके हारे, खाना खाते ही सो जाते। बाकी बच्चे ना समझते, उनको कौन कुछ बताता। फिर मैं 8वीं जमात में आ गई। रोज रोज छुट्टियां नहीं कर सकती थी और माँ की सरगर्मियां और बाहर का आना जाना बढ़ता ही जा रहा था। यहाँ तक कि एक दिन तंग आकर मैंने माँ से कह दिया, या तो मुझे ये बता दो कि तुम रोज रोज कहाँ जाती हो या फिर मैं अब्बा से कह दूंगी। ये सुनकर माँ गजबनाक होके
मुझ पर बरस पड़ी। उसने मुझको खूब मारा और मेरा स्कूल जाना बंद कर दिया। मुझको स्कूल ना जाने का बेहद गम था, मगर मैं क्या कर सकती थी, माँ के सामने बेबस थी। अब और भी बोझ मुझ पर पड़ गया। थोड़ा बहुत काम जो मेरे स्कूल होते माँ और नानी कर लेती थी, वह भी करना उन्होंने छोड़ दिया था। घर का तमाम काम और बच्चों का काम मुझ पर ही डाल दिया गया। मुझे सर खुजाने की भी फुर्सत ना रही। कभी जी चाहता अब्बा से सब कह दूं, फिर जुर्रात ना हो सकी। सोचती थी ना जाने अब्बा क्या कर गुजरेंगे, कहीं अम्मा को तलाक दे दिया या फिर कहीं गुस्से में आके मार ही न डालें। दोनों ही सूरतों में मेरे छोटे बहन भाई तबाह हो जाएंगे। मैं चुप रहती थी। मुझे खबर हो चुकी थी कि माँ एहसान से होटलों में जाकर मिलती हैं और अब वह शहर के तमाम रास्तों से वाकिफ हो चुकी हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि खालाजाद के यहाँ रहने का बहाना करके माँ 2-3 दिन घर से गायब हो गई। अचानक एक दिन खालाजाद बहन अब्बा को बाजार में मिल गई। अब्बा ने उससे मेरी माँ के बारे में इस तरह से पूछ लिया कि कुलसूम हमारे घर में बहुत दिनों से क्यों नहीं आई। अब्बा ने सवाल किया कितने दिनों से, तो वह वहीं पर है। तो वह बोली 3 सालों से वो यहाँ पर नहीं आई है। आखिर अब्बा को मालूम हो गया कि घर में कुछ काम गलत हो रहा है। बस फिर क्या था, अब्बा ने निगरानी शुरू कर दी। वक्त बे वक्त घर आने लगे तो अम्मा मौजूद ना होती। एकदम लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे और मुसीबत हम बच्चों को उठानी पड़ती। आखिर वही हुआ जो ऐसे मामलात में होता है। मेरी माँ और बाप के दरमियान अलहदगी इख्तियार हो गई। नानी ने बजाय अम्मा को समझाने और हमारी मुसीबत का ख्याल करने के उल्टा माँ का साथ दिया और वह भी माँ के साथ चली गई। मैं घर में बहन भाइयों को संभालने वाली अकेली रह गई। एक दिन शाम का वक्त था और उस वक्त मगरिब की अजान हो रही थी। मैं तन्हा बैठी अपनी किस्मत को रो रही थी कि ये सब क्या हो गया, पता नहीं अम्मा कहाँ पर होंगी। अचानक दिल में ख्याल आया कि दुरूद शरीफ पढ़ूं। मैं दुरूद शरीफ पढ़ने लगी तो यूं लगा जैसे ख्यालों की दुनिया से हकीकत में आ गई हूँ। सामने नानी खड़ी थी। मैं रोकर नानी से लिपट गई। मैंने पूछा, नानी सच बताओ माँ कहाँ है? वह बोली, बंगाली पहाड़ी पे रहती है वो। अब वह यहाँ नहीं आ सकती क्योंकि उसने एहसान से शादी कर ली है। अगर तुम्हें मिलना हो तो चल, मैं ले चलती हूँ तुझे वहाँ। मैंने कहा, नानी इस वक्त नहीं, शाम हो चुकी है, घर अकेला हो जाएगा, अब्बा भी आते होंगे, किसी वक्त किसी और दिन आना। छोटे बहन भाई माँ को याद करके बहुत रोते हैं। नानी को डर था कि अब्बा ना आ जाएं। वह इसका सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह जल्दी से चली गई। नानी के आ जाने से एक आस बन गई थी। मैं रोज उसका इंतजार करने लगी। अब्बा को नहीं बताया कि नानी आई हुई थी कि कहीं वह मना ना कर दें। माँ की शादी का सुनकर बहुत दुख हुआ, मगर फिर भी माँ से नफरत ना हो सकी थी। जी तो चाहता था कि नफरत करूं, मगर नफरत करना भी अपने बस की बात नहीं होती, ऐसे ही जैसे मोहब्बत करना अपने बस की बात नहीं होती। अब कभी कभी नानी अब्बा से चोरी छुपे आती थी और बच्चों को ले जाती। वह जाकर माँ से मिल आते और मैं अब्बा के डर से ना जाती। ये बात ज़्यादा दिन तक छुप ना सकी। अब्बा को पता चल गया कि बच्चे माँ को मिलने जाते हैं। फिर उन्होंने मेरे छोटे बहन भाइयों को इस कदर मारा कि उनके जिस्म पर नील पड़ गए। इसके बाद वह नानी के साथ अम्मा से मिलने ना गए। कुछ अरसे के बाद अम्मा ने यह किया कि हमारे घर से करीब ही एक घर किराए पर ले लिया और यहाँ आकर रहने लगी। अब जब अब्बा घर पर ना होते तो वह खुद घर आकर बच्चों को मिलकर चली जाती। मुझको मेरी माँ से नफरत हो गई थी, जिसको हम बच्चों से ज्यादा अपनी खुशियों का ख्याल था। वह आती तो मेरा जी ना चाहता कि उससे बात करूं। मैं मुंह फेर लेकर अंदर कमरे में चली जाती थी। वह खुद आवाज देती तो मैं उसको जवाब न देती, मगर अब्बा को ना बताती कि माँ आती हैं। मेरी जुबान ये कहने के लिए खुलती ही ना, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। इस तरह 6 साल गुजर गए। मेरा भाई जो मुझसे छोटा था अब वह जवान हो चुका था। एक दिन वह और अब्बू गली से गुजर रहे थे कि उनको माँ सामने से आती हुई दिखाई दी। वह एहसान के साथ थी। ये देखकर न जाने मेरे भाई को क्या हुआ कि उसके खून ने जोश मारा और उसका हाथ माँ पर उड़ गया। एहसान बचाव की खातिर बीच में आ गया तो मेरे भाई वसीम ने उसको भी पीट डाला। लोग जमा हो गए, खूब झगड़ा बढ़ा। अब्बा वसीम को खींच खांच कर घर ले आए। उस दिन तो बात आई गई हो गई, लेकिन ये मनहूस वाकया इसके 2 हफ्ते बाद पेश आया। उस दिन अब्बा मील गए हुए थे और वसीम घर पे था। उसको बुखार था। वह दवा लेने के लिए निकला। अभी उसने अपना मोहल्ला क्रॉस ही किया था कि सड़क पर कुछ गुंडों ने उसको घेर लिया। वह उसको धुरा घोंप कर चले गए। मेरा भाई खून में लथपथ सड़क के किनारे पर पड़ा हुआ था और कोई उसको उठाने वाला ही ना था। कुछ राहगीर वहां से गुजरे। उन्होंने पलटकर वसीम को देखा तो वह मर चुका था। छुरा उसके पहलू में लगा था और खून बहुत बह चुका था। पुलिस आई, मुकदमा दर्ज हुआ। अब्बा ने एहसान का नाम लिखवा दिया, मगर कोई सबूत ना मिला तो वह छूट गया।
इसके बाद एहसान और अम्मी भी कहीं चले गए, हमने उन्हें कभी ना देखा। मुझको आज भी अपने भाई की बहुत याद आती है। तो माँ से नफरत महसूस होती है, और वो कैसी माँ जो अपनी औलाद की ही खून की जिम्मेदार हो।